Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss a very important topic that is insurance. इसके अंदर हम इंश्योरेंस का मीनिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस के इंट्रोडक्शन से. इंश्योरेंस है क्या? सी क्या कहता है कि द लाइफ ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ अनसर्टेन. जो ह्यूमन की लाइफ है वो कैसी है? अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है. तो जो ये रूल होता है आपका अनसर्टेनिटी का, ये अप्लाई सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं होता. अप्लाइज नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट ये क्या कहता है कि ये सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है. जो भी चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग शेप की हैं, साइज़ की हैं और अलग अलग फॉर्म की हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये अनसर्टेनिटी का रूल आपका अप्लाई होता है. अब अगर हम एग्जांपल की बात लें तो एग्जांपल यहाँ पर क्या है? एनी ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट टुडे, ठीक है, मे नॉट रिमेन इन द सेम फॉर्म टुमोरो और डे आफ्टर टुमोरो. तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जिस फॉर्म में आज प्रेजेंट है और कुछ समय बाद भी वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहे. तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो अनसर्टिनिटी है, ठीक है, प्रीडोमिनेट्स एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे अनसर्टेनिटी का रूल अप्लाई होता है. राइट. अब ये जो अनसर्टेनिटी है ये क्या क्रिएट करती है? क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉस और फियर अराउंड अस. तो हमारे आसपास एक सेंस ऑफ लॉस और फियर को जो है वो क्रिएट करती है, ऐसा माहौल बना देती है कि हमें उन चीज़ों की फॉर्म शेप चेंज होने का एक अनसर्टेनिटी बना रहता है. एंड दिस फियर अराइजिंग आउट ऑफ अनसर्टेनिटी हैज़ टू बी एलिमिनेटेड टू मेक लाइफ मीनिंगफुल और वर्थ लिविंग. और हमें करना क्या है? हमें जो ये हमारा फियर है, फियर ऑफ लॉस, इसी को हमें जो है एलिमिनेट करना है. राइट. और ये जो फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. तो आप इसको जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट आप इसको डेफिनेटली कहते हैं इसको आप मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं. और जब इसको मिनिमाइज़ किया जाता है, दिस मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कैन बी डन ईदर बाय प्रोवाइडिंग मनीटरी हेल्प. तो आप इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या तो मनीटरी हेल्प प्रोवाइड कर कम किसको? टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड. या फिर देखिए, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर उसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है और लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, तो वहाँ पर आप जो है उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको वहाँ पर मनीटरी हेल्प प्रोवाइड कर कर थोड़ा सा उसको एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. सो बाय परचेजिंग द न्यू प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसके साथ अनसर्टेनिटी हो जाती है, लाइक कोई फायर हो जाता है, आग लग जाती है, तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं? उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द न्यू वन. तो यहाँ पर कहता है कि आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिस्क को. एंड द मीडियम थ्रू विच, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस. राइट. हम रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके थ्रू कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस का एक एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है. इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहता है कि इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है. अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है? कॉन्ट्रैक्ट वे वन पार्टी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक पार्टी क्या करेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ अदर पार्टी. मतलब यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक को रिस्क है और दूसरी पार्टी क्या करेगी? पहले वाली पार्टी का रिस्क ले लेगी इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड फी. और किसके बदले में लेगी? कुछ फिक्स्ड फी रहेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है, दो पार्टी हैं. ए को अगर कोई रिस्क है तो बी इसका रिस्क जो है मिनिमाइज़ कर देगा, ठीक है, मिनिमाइज़ करने के लिए, लेकिन क्या करेगा? एक फ़ी जो है वो ज़रूर चार्ज करेगा. राइट. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो फर्स्ट पार्टी है विच इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ अनदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी का रिस्क ले रही है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू द सेकेंड पार्टी ईदर एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड और एट द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो पार्टी है, ए को कोई रिस्क है, ठीक है, और बी जो है इसका रिस्क मिनिमाइज़ करेगा. बी इंश्योरेंस कंपनी है और बी जो है ए पार्टी का रिस्क मिनिमाइज़ कर देगा. जब रिस्क मिनिमाइज़ करेगा तो ए पार्टी बी को क्या देगी?
प्रीमियम पे करेगी। अब प्रीमियम पे करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब एट द एंड ऑफ, दो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो अब लाइफ इंश्योरेंस में दो केस हो सकते हैं, या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, और या फिर क्या होगा कि अगर पर्सन की डेथ नहीं हुई है लेकिन जो पॉलिसी है, पॉलिसी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो विच एवर इज़ अर्लियर, और इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होती है उस समय पेमेंट करेगा बी। किसको पेमेंट करेगा? ए की फैमिली को, ताकि जो है उसको उसके रिस्क, जो उसकी डेथ होने से रिस्क हुआ है, रिस्क की वजह से जो लॉस हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकें, राइट। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट है इंश्योरर। कहता है कि यहाँ पर इंश्योरर कौन होता है, पहले ये अंडरस्टैंड करना है। वन हु डज द इंश्योरेंस, जो किसी का इंश्योरेंस करता है, ठीक है, दूसरी पार्टी का इंश्योरेंस कर रहा है। एंड हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, मतलब जैसे यहाँ पर ए और बी दो पार्टी थी, तो बी ने इंश्योरेंस किया था ए का, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? इंश्योरर कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड इंश्योरर। नेक्स्ट इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड द वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया तो मैं कहलाऊंगी इंश्योर्ड, क्योंकि मेरा रिस्क जो है वो किसने ले लिया? इंश्योरर ने ले लिया। सो इंश्योर्ड इज वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक फ़ी होती है जो चार्ज की जाती है। प्रीमियम एक फ़ी है जो चार्ज की जाती है। कौन चार्ज करता है? इंश्योरर चार्ज करेगा इंश्योर्ड से। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फी चार्ज बाय इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसके बदले एक फीस चार्ज की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट टर्म इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, मेंशन की गई होती हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पॉलिसी, राइट। एंड द लास्ट इज सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है? अमाउंट, ऐसी अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। मान लो कि आपने 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो ये 1 CR आपका क्या कहलाएगा? सम एश्योर्ड कहलाएगा। दैट इज नोन एज सम एश्योर्ड। तो ये सारे जो आपके टर्म्स हैं जो अभी एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहता है कि मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी कार को इंश्योर्ड करवाया मिस्टर ए ने, ठीक है, कितने के लिए? 2,50,000 के लिए। कहाँ से करवाया? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शिमला में जो है, वहाँ से करवाया। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो 2.5 लाख की पॉलिसी खरीद रहा है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम पे करेगा कितना? 3,000 रुपीज़। और आफ्टर सम डेज, अभी मतलब वो एनुअल प्रीमियम दे रहा है 3,000 रुपये का, मतलब हर साल 3,000 की पेमेंट करता है, प्रीमियम देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं कार को रिपेयर करवाने के, वो 15,000 हो जाते हैं। देखो 3,000 तो पे कर रहा था पूरे साल की, एनुअल पे कर रहा था। पूरी पॉलिसी कितने की थी? 2,50,000 की पॉलिसी थी। मतलब अभी तो उसने पॉलिसी ली थी, कुछ दिनों बाद कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ऊपर 15,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, राइट। ये सिचुएशन है। तो जो ये अमाउंट है, दिस अमाउंट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कौन सी कंपनी? ये वाली, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसको अमाउंट पे करेगी मिस्टर ए को। मतलब आपने अभी तक सिर्फ 3,000 रुपये ही भरे थे और आपका 15,000 का जो नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है। तो यहाँ पर इसको क्या कहलाते हैं? ये आपकी पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। जो प्रीमियम पे किया जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, दैट इज नोन एज पॉलिसी। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है इसकी क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम इसकी देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर है क्या? पार्टीज। दो पार्टी होती है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इंश्योरेंस में दो पार्टीज की बात करते हैं। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज। एक तो वो है जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा, इंश्योर्ड, और दूसरी पार्टी जो उसका इंश्योरेंस करेगी, दैट इज इंश्योरर। तो 2 पार्टीज का यहाँ पर होना ज़रूरी है। सेकेंड इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये गुड फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक दूसरे से कोई भी टर्म्स कंडीशंस जो है वो छुपाते नहीं हैं, क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है कि इंश्योर्ड विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। इंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? इंश्योरर को प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और अब वो सफरिंग फ्रॉम टीबी, ठीक है, उसको टीबी की बीमारी थी, लेकिन उसने ये चीज़ जो है ये उसको बताना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को कि जब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है कि उसको क्या क्या बीमारी है, ये बताया जाता है।
इन द सेम मैनर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी सारी चीज़ें डिस्क्लोज करती हैं अपनी पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन, इंश्योरेंस पॉलिसी की वो सारी इंश्योर्ड को बताती है। तो मतलब इंश्योर्ड और इंश्योरर एक दूसरे को सारी बातें, अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं। तो ये डिपेंड करता है अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर। तो ये होना चाहिए गुड फेथ। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है? इंश्योरेंस जो है कोऑपरेटिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो यहाँ पर बहुत सारे इंश्योर्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंश्योरेंस किया जाता है। देयर आर वेरियस इंश्योर्ड, ठीक है, उनको कंसिडर किया जाता है, मेंबर माना जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का मेंबर माना जाता है। तो जब भी अगर इनको ज़रूरत हो, ठीक है, तो इन सब लोगों से कंपनी को बहुत सारा फंड मिलता है, क्रिएट अ बिग फंड। तो इन लोगों को जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर इनकी हेल्प ज़रूर की जाती है, इसीलिए कहते हैं कि बेस्ड ऑन द cooperative system. Next characteristic is free from expected risk. expected risk से फ्री होता है, मतलब इंश्योरेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क है, चाहे लाइफ का है, फायर का है, थेफ्ट है, मैरिज इंश्योरेंस है, इन सब रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस मतलब जो आने वाला फ्यूचर में बी लॉस हो सकता है, ठीक है, वो अनसर्टेनिटी है, एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क की ट्रांसफर कर दी जाती है वन पार्टी टू अनदर पार्टी। नाउ द नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है रिस्क की, ओनली इफ फीस पेड, तभी लेगी जब उसको एक फ़ी पे किया जाएगा बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, और इस फी को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीमियम, अलग अलग तरह, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस। जनरल के अंदर आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस का क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज फुलफिल्ड ओनली बाय द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स। मतलब मान लो कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस लेने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था रिस्क को कम करना, और इसको लेने का फ़ायदा आप ऐसा ही होगा कि जब आपका रिस्क कम हो जाएगा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सम प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी के केस में बात करते हैं, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी विल बी हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो डैमेज जब प्रॉपर्टी को होगा तभी इवेंट माना जाएगा कि इवेंट का हैपनिंग हुआ है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में डेथ ऑफ इंश्योर्ड बिफोर सर्टेन डेट और इंश्योर्ड लिविंग इवन आफ्टर सर्टेन डेट बोथ आर कंसिडर्ड एज हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मतलब कहने का ये है, देखो अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊँ, एक आपने लिया फायर इंश्योरेंस, ठीक है, ये मान लीजिए, और एक आपने लिया लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया। अब या तो ये होगा कि जैसे मान लो कि 2 साल तक की पॉलिसी थी, 2 साल तक चली, या तो 2 साल से पहले पहले उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो इसका पैसा उसकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर 2 साल तक उस पर्सन की डेथ नहीं होती है, इसके बाद भी वो मतलब जो है जिंदा रहता है, तब भी इसका पैसा जो है उस बंदे को मिल जाएगा जिसने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, ये देखो, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने पॉलिसी ले ली, फॉर एग्जांपल 2 साल तक की ले ली, ठीक है। 2 साल तक अगर आपने आपके घर में प्रॉपर्टी में उस चीज़ में आग नहीं लगती है, वो चीज़ ख़राब नहीं हुई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने फायर इंश्योरेंस 15 लाख का करवाया था और आपको हमारे घर में तो कोई आग लगी ही नहीं, अभी 15 लाख हमें वापस दे दो, तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करने के लिए होता है, अगर इवेंट ऑफ हैपनिंग, घर में आग, आपने फायर इंश्योरेंस लिया, उस प्रॉपर्टी में आग लगे या नहीं लगे, लेकिन वो हैपनिंग ऑफ इवेंट मान लिया जाएगा और आपको वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ पर देखो, लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही चीज़ें हैं, सिक्योरिटी भी है, मान लो बंदा मर गया तो उसकी फैमिली को हेल्प मिल जाएगी, सिक्योरिटी है, और इन्वेस्टमेंट भी है, उसके पैसे जो है आगे वापस उनको मिल जाते हैं। लेकिन जो आपका रेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाकी जितने भी टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट बच जाते हैं, वो सारे सिर्फ क्या है, एक सिक्योरिटी एलिमेंट है। मतलब अगर इवेंट हो गया, लाइक थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया, चोरी हो गई, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो वापस पैसा नहीं मिलेगा जिसको आप आगे इन्वेस्ट कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पर जो है एक ही एलिमेंट होता है बाकी सब में, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी एलिमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर क्या कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन। मतलब जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके लिए उसका मालिक होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस लिया, कैन बी टेकन फॉर अ प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं विच हैज़ टेकन ए सिक्योरिटी बाय अ लैंडर फ्रॉम द बोरोवर,
हु हैज़ बोरोड सम मनी। मान लो ए और बी दो पर्सन हैं, ठीक है। बी ने क्या किया, ए से कुछ पैसे बोरो किए, अब इसने बोरो कर लिए। अब यहाँ पर लेंडर कौन है, देने वाला, ए। अब ए ने इसके बदले में एक प्रॉपर्टी ली है कि मतलब मैं पैसे उधार दूंगा लेकिन बदले में एक मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मान लो वो एक प्रॉपर्टी थी 1 CR की, 1 करोड़ की थी। अब वो 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इसकी यहाँ पर, ठीक है, अब ए को अगर रिस्क हो तो वो इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंश्योरेंस भी ले सकता है। तो मतलब लेंडर भी उस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवा सकता है जो प्रॉपर्टी उसने अपने बरोबर से प्लेज करवाई है। सो ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी प्लेज की भी पड़ी है तो आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा इंश्योरेंस है क्या, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स हैं, देखिए टाइप्स देखते हैं इंश्योरेंस के हम। जनरली इंश्योरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है कि दिस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है इंश्योरेंस का। कोई भी पर्सन इंश्योर करवा सकता है खुद को अगेंस्ट डेथ, अपनी डेथ के अगेंस्ट, या फिर लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट, मतलब अपने हाथ को, अगर जैसे कोई क्रिकेटर है तो अपने हाथ को इंश्योर करवा सकता है, अगर कोई सिंगर है तो वो अपने गले को जो है इंश्योर करवा सकता है, ऐसे तो किसी भी बॉडी पार्ट को इंश्योर करवा सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जिसका भी इंश्योरेंस किया जाता है उस पर्सन को एक प्रीमियम पे करना होता है, और प्रीमियम कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग, वो प्रीमियम इकट्ठा होता रहता है। अब या तो क्या होगा कि एक्सपायरी हो जाएगी पॉलिसी तब मिल जाएगा, और या फिर उससे पहले पर्सन की डेथ हो गई तो तब उसे मिल जाएगा। ही और हिज नॉमिनी गेट एक्यूमुलेटेड मनी, जिस भी पर्सन का नॉमिनी का नाम दिया होता है, मान लो डेथ होने के बाद ही नाम दिया जाता है। अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया और मैंने उसमें लिखा कि मेरी डेथ होने के बाद ये पैसा इस पर्सन को मिलना चाहिए, नॉमिनी को मिल जाएगा। इफ द इंश्योर्ड हैज़ लॉस्ट एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट ड्यू टू एक्सीडेंट, जैसे मान लो किसी का गला खराब हो गया, उसने अपने गले को इंश्योरेंस करवाया होता है, मतलब जिसका भी बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस करवाया था और वो उसका खराब हो जाता है तो ही गेट प्री डिटरमाइंड अमाउंट, तो उसको वो अमाउंट मिल जाएगी मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मेंशन की गई है, राइट। और एक सेकंड कैटेगरी होती है हमारी जनरल इंश्योरेंस। ये वो सारे इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जितने बच के सारे आपके जनरल इंश्योरेंस हैं। और इस इंश्योरेंस में जैसे आता है आपका थेफ्ट है, फायर, मैरिन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारे जिसके अंदर आप कुछ भी इंश्योर करवा सकते हो, बिल्डिंग, स्टॉक, कार, अपना स्कूटर, टीवी, ज्वेलरी, कुछ भी इंश्योर करवा सकते हो। अब इसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है मेन फायर इंश्योरेंस का। अब फायर इंश्योरेंस क्या होती है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो आपको डर है किसी चीज़ में आग लग जाएगी, जैसे अपना स्टॉक है या फिर कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, किसी भी चीज़ में, अगर आपको अनसर्टेनिटी हो तो आप इसको इंश्योर करवा सकते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड गेट डैमेज, अगर वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू फायर तो इंश्योर्ड को अमाउंट मिलेगा, विल रिसीव द वैल्यू ऑफ डैमेज, मतलब जितने का डैमेज हुआ है उतना अमाउंट मिलेगा एज कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर ऐसा इवेंट नहीं होता है तो इंश्योर्ड विल नॉट रिसीव एनीथिंग, ठीक है। जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था वही यहाँ फिट बैठता है कि अगर आपकी पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो गया लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में आग ही नहीं लगी तो आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। फॉर सच सर्विस इंश्योरेंस कंपनी एक प्रीमियम चार्ज करती है, प्रोवाइड करती है सेफ्टी फैक्टर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फैक्टर प्रोवाइड नहीं करती है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, मान लो कोई सामान आपको डर हो कि चोरी हो जाएगा, आपकी ज्वेलरी है या कुछ भी आपके पास ऐसा सामान हो, तो इंश्योरेंस यहाँ पर क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पे करेगी, पेड द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन इफ द प्रॉपर्टी इज स्टॉलन। अगर जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया गया था वो चीज़ चोरी हो जाती है तो उसकी कीमत कंपनसेट की जाती है। मैरिन इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो फॉरेन बिजनेस है, वो हम क्या करते हैं, सी वे से करते हैं ना, तो जब भी शिप के थ्रू या शिप में जो सामान आ रहा है अगर हम उसके रिगार्डिंग इनसिक्योर्ड है तो हम उसको इंश्योर करवा सकते हैं। अगर वो सामान नुकसान हो गया उसका तो हमें क्या है, उसकी कीमत मिल जाती है। तो मैरिन इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी अगेंस्ट सच लॉस, और पॉलिसी अगेन प्रोवाइड ओनली अ सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट फैक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये आपका होता है मैरिन इंश्योरेंस। ये कुछ टाइप्स है इंश्योरेंस के। अभी इनको जो है हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे, जो भी हमने टाइप सब स्टडी किया है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है हमें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है वो समझने हैं कि कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर ही हमारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, राइट। तो उन चीज़ों को पहले हमें समझना ज़रूरी है। चलिए पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इट्स मीन कि इंश्योरेंस
इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक दूसरे से जो है कोई भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐसे अनडिस्क्लोज नहीं रखते हैं, सब कुछ क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया जाता है बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ सजेस्ट दैट बोथ द पार्टीज, दो पार्टीज हैं यहाँ पर, इंश्योरर और इंश्योरर, बोथ द पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दोनों जो है एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन जो है देते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टीबी। मिस्टर ए जो है वो टीबी से सफरिंग कर रहा था, बट मिस्टर ए ने ये बात जो है इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई। मिस्टर ए गेट हिमसेल्फ इंश्योर्ड अगेंस्ट डेथ फॉर 10 लाख, उसने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। एंड ही लेज फॉर अनदर 3-4 ईयर्स एंड डाई ड्यू टू टीबी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद वो 3 से 4 साल तक और ज़िंदा रह जाता है, जी जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू टीबी। लेकिन इसने ये बात पहले इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टीबी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी केम टू नो अबाउट मिस्टर एज इलनेस ओनली आफ्टर हिज डेथ। लेकिन मिस्टर ए की इलनेस के बारे में कंपनी को उसकी डेथ के बाद पता लगता है। नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसिस द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू द डिपेंडेंट ऑफ ए। अब इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए की फैमिली को कुछ भी नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ वॉइड है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें पहले नहीं बताई हैं, राइट। सो इन दिस इंस्टेंस मिस्टर ए डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अगर मिस्टर ए ने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। और इंश्योरेंस कंपनी शुड क्लियरली डिस्क्लोज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, और इंश्योरेंस कंपनी को खुद को भी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड वो सारी इंश्योर्ड को बतानी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट डन, अगर ऐसा नहीं होता है तो इंश्योर्ड कैन ऑल्सो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योर्ड भी वहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल ट्रस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल ट्रस्ट क्या कहता है, देखिए। अब यहाँ पर कहता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी में और लाइफ में, उसकी लाइफ में जिसको इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई डैमेज हो जाता है, डैमेज टू लाइफ या फिर प्रॉपर्टी जो इंश्योर्ड करवाई गई है उसको डैमेज हो जाता है, तो इंश्योर्ड विल हैव टू इंकर लॉस ड्यू टू दिस डैमेज। मतलब जिस चीज़ का अपने प्रॉपर्टी का किसी भी या किसी की लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, अगर उस चीज़ को डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमें लॉस भी होना चाहिए, तभी वो माना जाता है कि हमारा उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सो इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड, उसको बेनिफिट होगा, इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड इफ फुल सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड, और उसको बेनिफिट तब होगा जब उसको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड माना जाएगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट के, लाइक जैसे अगर इंटरेस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन ईच अदर्स लाइफ। मान लो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, उसकी पेमेंट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम की उसका हस्बैंड पे कर रहा है। अगर उसकी वाइफ की कल को डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से उसको लॉस तो होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि इसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए वहाँ। अगर लैंडर है वो इंटरेस्ट हो सकता है उसका डेटर्स की लाइफ में, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। ऑनर्स इंटरेस्ट इन इस प्रॉपर्टी, आपको अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाएं उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफर हो सकता है विद एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या कहता है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हस्बैंड गेट हिज वाइफ इंश्योर्ड, उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया। लेकिन अगर बाद में क्या होता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो जाता है, विद द डाइवोर्स ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द फॉर्मर्स वाइफ। अब डाइवोर्स के बाद क्या होता है कि अगर वो कह देता है कि उसका अपनी वाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, नाउ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी हेल्ड वॉइड ओनली ऑन सच अ कंडीशन। तो अब इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। मतलब ये कि ए और बी दो लोग हैं, ए क्या है, हस्बैंड है, बी उसकी वाइफ है। इसने ए ने क्या किया, बी का इंश्योरेंस करवा दिया।
अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इसका ए का बी के साथ क्या होगा, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, अब डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है कि अब ये नहीं कह सकता कि अब तो मेरा इससे डाइवोर्स हो गया, अब ये मरे या जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब मेरा जो इंश्योरेंस है वो मुझे वापस मिल जाना चाहिए क्योंकि मेरा इसके अंदर अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते, इसके अंदर अभी भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। Hence, in case of life insurance, presence of insurable interest is required only at the time of taking the insurance policy. जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उस समय इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में है या नहीं मैटर नहीं करता। लेकिन फायर इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ अकरिंग द लॉस। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस करवा दिया। जिस समय मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तब ये प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरा इसमें इंटरेस्ट था। ठीक है, अब इसके बाद इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है तभी वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा, अगर वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो वो इंश्योरेबल ट्रस्ट उस पर मेरा नहीं माना जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया तब भी उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था और उसके इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी उसके अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और यहाँ पे ये कहें कि एट द टाइम ऑफ अकरिंग द लॉस, जिस समय लॉस होता है उस समय हमें क्लेम मिलता है, उस समय भी हमारा उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैरिन इंश्योरेंस में भी क्या कहता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज़ टू बी देयर एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। मैरिन इंश्योरेंस में जिस समय आपको लॉस हो रहा है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि यहाँ 3 केस हो गए। ठीक है, यहाँ पर 3 अलग अलग केस हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस का केस है, एक हमारा यहाँ फायर इंश्योरेंस का केस है, एक हमारे पास मैरिन इंश्योरेंस का केस है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि हमारा उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर उस प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो हमें भी कोई घाटा होता है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ जिस समय आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस में क्या है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी उस समय भी होना चाहिए, प्लस जिस समय हमें लॉस हो रहा है उस समय भी हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन मैरिन इंश्योरेंस क्या कहता है, सिर्फ जिस समय लॉस हो रहा है उस समय हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। यहाँ पर भी एक है एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर 2 है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्लस एट द टाइम ऑफ लॉस। और मैरिन में सिर्फ एट द टाइम ऑफ लॉस हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। सो ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जो बाकी सभी प्रकार के लॉस हैं उन सब का लॉस आप एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन किसी की लाइफ का आपने इंश्योरेंस किया हुआ था उसकी वजह से उसकी फैमिली को जो लॉस हुआ है उसको आप जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकते, राइट। तभी बोलता है एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आप जो है लॉस को एस्टिमेट कर सकते हैं, बाकी जितने भी प्रकार के लॉस हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या अप्लाई करता है कि हम लोग जो है सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इंडेमनिटी होता क्या है, क्षतिपूर्ति करना, मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट करना, उस चीज़ की पूर्ति करना किसको, इंश्योर्ड को, फॉर द एक्चुअल लॉस हैज़ सफर्ड, जितना उसको एक्चुअल में लॉस हुआ है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, नो प्रॉफिट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। आप सिर्फ जो है ये किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी का, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस आप जो ये करवाते हैं ये सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि आप इसके नुकसान से बच सके, फ्यूचर में होने वाले फ़ायदा उठाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं ली जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक पर्सन है, उसका स्टॉक था और स्टॉक कितने का था, स्टॉक इंश्योर्ड वर्थ 50,000 फॉर 70,000, 70,000 रुपये का माल था जिसके ऊपर उसने 50,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब हो सकता है उसने जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसके बाद क्या होता है कि फायर अकर्स और सारा का सारा स्टॉक उसका डैमेज हो जाता है। अब देखो 70,000 का माल था, 50,000 रुपये की उसके ऊपर आपने 50,000 रुपये की क्या ली, पॉलिसी ली, तो आपका जो एक्चुअल में पेमेंट किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली 50,000, दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, नॉट द
70,000। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या कहना चाहता है कि 50,000 का सामान था और आपने उसके ऊपर 70,000 का इंश्योरेंस ले लिया। अब आपका 50,000 का सामान खराब हुआ तो 50,000 की पेमेंट की जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर जो मैंने है 70,000 की पॉलिसी ली है तो मुझे 70,000 पे करूँ। जितने का एक्चुअल डैमेज होता है उतने का ही पेमेंट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द पर्सन गेट हिज स्टॉक इंश्योर्ड, अगर किसी पर्सन ने अपने सामान को इंश्योर्ड करवाया, 50,000 का सामान था और 30,000 रुपये की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, सारा सामान डैमेज हो गया तो अब यहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपये ही पे किए जाएंगे, क्योंकि विच एवर इज़ लेस इज़ पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो अमाउंट होती है जितने का आपका नुकसान हुआ या प्लस जितने की आपने पॉलिसी ली है, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होती है उसका आपको पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका लॉस कम करने के लिए ये प्रिंसिपल होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। So this is called principle of indemnity. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी की अगर बात करते हैं तो टर्म वारंटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल की जाती है इंश्योर्ड के द्वारा। अगर इंश्योर्ड इन टर्म्स कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये कैसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ये बाइफरकेट की गई हैं एक्सप्रेसिव में और आपका इम्प्लाइड में। एक्सप्रेसिव वारंटी क्या कहता है, देखिए एक्सप्रेसिव वारंटी का मतलब है कि एक्सप्रेस की गई है रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन है। जैसे एक पर्सन है गेटिंग हिज शिप इंश्योर्ड, अगर उसने अपनी शिप को इंश्योर करवाया है तो ही हैज़ टू गिव अ वारंटी दैट ही विल नॉट टेक शिप टू द सर्टेन स्पेसिफाइड पॉट। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉट पे ही वो लेकर जाएगा, ठीक है, जो स्पेसिफाई किया गया, बाकी किसी और पे नहीं ले जा सकता है। मेंशन किया जाता है कहाँ कहाँ ले जा सकता है और पॉट कौन से पॉट पर और कौन से पॉट पर नहीं ले जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेसिव वारंटी। एक होता है इम्प्लाइड वारंटी। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो रिटर्न नहीं होती हैं, ये मेंशन नहीं होती इंश्योरेंस पॉलिसी में, बट दीज आर टू बी फॉलोड, लेकिन इनको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक शिप है, उसको जो है उसका इंश्योरेंस किया, इंश्योर्ड है, विल सेल थ्रू ओनली दैट रूट विच इज़ कॉमनली यूज बाई ऑल अदर शिप। मान लो वो डूब जाता है और वो उसी रास्ते पे जा रहा था जहाँ कॉमनली सारे शिप जाते हैं, तो ये एक इम्प्लाइड है ना कि आपको वही रास्ता लेना है जिस रास्ते पर लगभग सभी शिप्स जाते हैं। दिस कंडीशन टू बी फॉलोड इवन इफ दिस हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है कि आपको उसी रास्ते से जाना है जहाँ से सभी शिप्स जा रही हैं, तो आपको कोई नया रास्ता नहीं पकड़ना है, तो ये जो है आपको टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इफ पर्सन गेट हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय 3 इंश्योरेंस कंपनीज, अगर उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को, ठीक है, 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योर्ड करवाया, देन एट द टाइम ऑफ अकरिंग ऑफ लॉस, लेकिन जिस समय घाटा होगा तो ये तीनों कंपनी कंपनसेट करेगी मिलकर, और किसमें करेगी, कंपनसेट करेंगी प्रोपोर्शनेट मैनर में, मतलब तीनों एक स्पेसिफाइड पोर्शन में जो है इसको कंपनसेट करेगी। एवरी कंपनी विल नॉट पे द फुल अमाउंट कंपनसेशन इंडिविजुअली, सभी कंपनीज जो है फुल अमाउंट पे नहीं करेंगी। मोर एवर जो टोटल अमाउंट है पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा विल नॉट इन एनी कंडीशन एक्सीड द एक्चुअल लॉस। जो भी अमाउंट तीनों कंपनीज मिलकर पे करेंगी वो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कहने का क्या है कि फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है, उसने अपने हाउस को 12 लाख का घर था, उसको इंश्योर्ड करवा लिया, कंपनी ए से 2 लाख का, कंपनी बी से 4 का और कंपनी सी से 6 लाख का, ठीक है। इस तरह से उसने अपने 12 लाख का घर इंश्योर्ड करवाया। जब कल को लॉस होगा, जो पेमेंट होगी तीनों कंपनी मिलकर पेमेंट करेगी, वो 12 लाख से ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगी। और किस प्रोपोर्शन में करेंगी, 1:2:3 में, मतलब जिस रेशो में उन्होंने एक्सेप्ट की है पॉलिसी उसी रेशो में ये पेमेंट कल को फ्यूचर में करेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन का ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होता है। एक पर्सन कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज, एक पर्सन कितने भी पॉलिसीज ले सकता है और एट द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी इसको जो है फुल अमाउंट मिलेगा। मान लो कि ए बी सी 3 कंपनी से अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस लिया तो तीनों कंपनी फुल पेमेंट करेंगी उसके लाइफ इंश्योरेंस का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है आपका अप्लाई नहीं होता है किसके ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन अप्लाइज टू ऑल कंपनसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कंपनसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सब पे अप्लाई होगा। एज पर दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपनसेट करती है इंश्योर्ड को फॉर लॉस of any of his property, then all the rights related to that property automatically get transferred to the insurance company। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, मैंने इंश्योरेंस करवाई, मेरी उस प्रॉपर्टी को जो है फायर इंश्योरेंस मैंने उसका करवा रखा था, उस प्रॉपर्टी में आग लग गई,
आग लग गई तो उस घर की कीमत इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दे दी एज़ पर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी क्लेम मेरा बनता था मुझे पे कर दिया। तो अब जो वो प्रॉपर्टी है जिसमें आग लग गई है, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं होगा, अब वो किसका हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। तो यही चीज़ समझाना चाहता है कि मिस्टर ए ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 1 लाख रुपए की, और उसके बाद जब आग लग जाती है तो सारा घर जल जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देती है मिस्टर ए को। आफ्टर रिसीविंग द कंपनसेशन मिस्टर ए कैन नॉट सेल द वेस्ट ऑफ हिज हाउस। तो घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो अब मिस्टर ए नहीं बेच सकता, मेक मनी, एंड उससे पैसा नहीं बना सकता, बिकॉज जो ओनरशिप जो राइट्स हैं वो या फिर जो भी बाकी अदर राइट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, इफ इंश्योरेंस कंपनी लेटर ऑन फाइंड्स दैट समवन हैज़ ट्राइड टू डैमेज द हाउस, अगर इसको लगता है कि बाद में किसी ने जान करके किसी थर्ड पर्सन इस चीज़ को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर्सन के ऊपर केस भी कर सकती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन। सुब्रोगेशन का मतलब यही होता है कि हमारा अधिकार किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाता है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल आपको सजेस्ट करता है कि इन शॉर्ट शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है उसको लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, इवन उसकी प्रॉपर्टी चाहे छोड़ो। मान लो कि एक फायर ब्रोक आउट इन गोडाउन, एक गोडाउन में आग लग जाती है। ओनर ने कोई एफर्ट नहीं लिए उस आग को बुझाने की, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि उसने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रखा है। सो यहाँ पर कहता है कि आपको जो है सभी एफर्ट्स करने चाहिए उसको आग को बुझाने के, और ही मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, और मेक पॉसिबल एफर्ट्स टू पुट आउट द फायर विच ही वुड अदरवाइज हैव डन इफ गोडाउन हैज़ नॉट बीन इंश्योर्ड। अगर उसने घर को उसको गोडाउन को इंश्योर नहीं करवाया होता तब भी तो वो कुछ एफर्ट्स लगाता वहाँ पर आग को बुझाने के। तो आपको क्या है कि हर तरीके से आपको कोशिश करनी है कि आप अपने लॉस को कम करने की कोशिश करें, इंश्योरेंस ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेट करती है जो लॉस होता है, और किसको करती है, इंश्योर्ड को। और ड्यू टू द कॉज मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ कारण लिखे होते हैं, अगर ये कारण की वजह से आपका प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नुकसान होता है तो हम आपको पे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कई बार हो जाता है कि वो लॉस जो हुआ है वो उस क्लॉज में मेंशन ही नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज फॉलो किया जाता है। तो मतलब कि उसके प्रॉक्सिमेट का मतलब यहाँ पर रेफर क्या करता है, नियरेस्ट कोज। ठीक है, नियरेस्ट कोज जो है उसका माना जाएगा। और अब होगा क्या कि ये सजेस्ट क्या करता है कि डैट अंडर द कंडीशन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि इसका एक्चुअल लॉस का कारण क्या है, तो प्रॉक्सिमेट कॉज को जो है फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक शिप है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन विद आइसबर्ग्स, तो जो कॉज होगा यहाँ पर डैमेज का, डैमेज टू स्टॉक एज वेल, तो अगर स्टॉक को नुकसान हुआ है तो यही माना जाएगा कि कोई शिप थी और वो टकरा गई थी उससे, तो उसकी वजह से सामान को नुकसान हुआ। नाउ दिस डैमेज इज टू स्टॉक विच इज़ इंश्योर्ड, हैंस द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन। तो यहाँ पर उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेट करेगी। तो मतलब क्या है कि अगर आप सही तरीके से उसका एग्जैक्ट वो कारण नहीं है तो उसके नियर बाय जो कारण होगा वो उसको मान लिया जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज करके उसका कंपनसेशन भी उसको दिया जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी इतना कीजिए, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So thank you very much.